समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई है जो करता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास की जो हमने प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर रखी है व्याख्यात्मक रूप से। कुछ विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल और कुछ नए सवाल भी यहाँ पर मैं शामिल करता चल रहा हूँ। इस सीरीज़ से आप परीक्षा के अंत तक अगर जुड़े रहे, चाहे आप नेट की परीक्षा देने वाले हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो अपने, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे एनवीएस हो, कोई सी भी परीक्षा हो, अगर अंत तक जुड़े रहे तो यकीन जानिए हिंदी साहित्य इतिहास का घूम फिर कर सवाल आपको इन्हीं से मिल जाएगा। और नहीं भी मिलेगा तो आपका कहीं ना कहीं जो व्याख्या कर रहा हूँ वहाँ से मिल जाएगा। तो हिंदी साहित्य इतिहास आपका मजबूत हो जाएगा। आप जब भी देखें वीडियो लाइक कर दिया करें, तुरंत सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि वो भी जुड़कर लाभ प्राप्त कर सके। और पहली बार देख रहे हो आप ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किया तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6900 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है अपना, उपदेश रसायन रास के लेखक हैं। उपदेश रसायन रास के लेखक हैं कवि विद्याधर, शारंगधर, धनपाल या फिर जिन्नदत्त सूरी। बताइए साहब। तो उपदेश रसायन रास के लेखक कौन हो जाएंगे अपने? ये हो जाएंगे जिन्नदत्त सूरी महोदय। डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। और यह 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का ग्रंथ है। किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का। ठीक है मामला। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जम्बू स्वामी रास, क्या जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं? धर्म सूरी, हेमचंद्र सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर जिन्नदत्त सूरी? उपदेश रसायन रास ऊपर वाले सवाल में तो अपने क्या हो जाएगा? जिन्नदत्त सूरी हो जाएगा। और जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन हो जाएंगे यहाँ पर? धर्म सूरी। कौन हो जाएंगे? धर्म सूरी। और शालिभद्र सूरी जो है इन्होंने पंच पांडव चरित तथा जिन्नदत्त सूरी के अपने उपदेश रसायन रास जो है वो। जिन्नदत्त सूरी का क्या हो जाएगा? उपदेश रसायन रास। जम्बू स्वामी का हो जाएगा धर्म सूरी। और जो शालिभद्र सूरी है ये अपने इनका क्या हो जाएगा? पंच पांडव चरित। ठीक है। अगला देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? इसमें शास्त्रीयता होती है, मौखिक होता है ये लोक साहित्य, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, या फिर इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है? तो क्या उत्तर होगा? ए उत्तर हो जाएगा यार। इसमें शास्त्रीयता होती है। सवाल क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? तो लोक साहित्य में ये विशेषता है जो नहीं होती। बाकी ये मौखिक होता है, ये परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता रहती है, और जो लोक साहित्य होता है इसकी जो भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा होती है। किस प्रकार की भाषा होती है इसमें? इसमें होती है साहब साधारण जन की भाषा देखने को मिलती है हमें, न कि साहित्यिक। ठीक है, साधारण जन की भाषा देखने को मिलती है। अगला सवाल है, स्वयंभूकृत पौमचर्यू की कथा किससे संबद्ध है? स्वयंभूकृत पौमचर्यू की जो कथा है वो किससे संबद्ध है? कृष्ण कथा से, राम कथा से, बौद्ध कथा से या फिर शक्ति कथा से? बताइए साहब। बहुत अच्छा सवाल है ये, कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा राम कथा से। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। ठीक है। और ये स्वयंभूकृत जो पौमचर्यू राम कथा है ये राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का महाकाव्य है। किसका है? अपभ्रंश का। पहला फैक्ट ध्यान में रखना है, अपभ्रंश का महाकाव्य। ठीक है।
और इसमें बात करें पदों की तो 12,000 पदों का जिक्र है जो आता है। कितने पद? 12,000 पद है जो देखने को मिलते हैं। जैन मत में राम के लिए पदम शब्द प्रयुक्त होता है। जो जैन मत है, जैन मत में राम के लिए क्या? पदम शब्द है जो काम में लिया जाता है। पदम शब्द है जो प्रयोग में लिया जाता है जैन मत में। किसके लिए? राम के लिए। ये चीज़ है भी ध्यान में रखिएगा आप। और इसीलिए शंभु ने रामायण को पदमचरित कहा है। क्या कहा है? पदमचरित। पदमचरित या पौमचर्यु, या यूँ कहें पौमचर्यु जो है इसका नाम आप पदमचरित भी है जो कह सकते हैं। इसको पदमचरित भी है जो कह सकते हैं। पौमचर्यु को पदमचरित भी है जो कह सकते हैं। और राम कथा पर आधारित है ये कथा, इससे संबद्ध है। और शंभु को आपको पता ही है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? किसका रहा है बताइए। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? सी, माफ़ कीजिए बी, राजस्थान का ये है जो रहा है। राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा का काव्य है जो रहा है। और इसके समय की बात करें तो ये 11वीं शताब्दी में ही किस में रचा था? दोहा छंद में। ढोला मारूरा दोहा छंद में रचित 11वीं शताब्दी का लोक भाषा काव्य है ये। इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं, लोक भाषा काव्य, ये कहकर हम इसे संबोधित कर सकते हैं, लोक भाषा काव्य। और इसके अंदर ढोला राजकुमार कौन है? अपने इसमें राजकुमार तो हो जाएगा ढोला, और मारवणी जो है वो हो जाएगी क्या? राजकुमारी। मारवणी राजकुमारी, इनकी क्या है? प्रेम कथा है ये, प्रेम कथा। ढोला मारूरा दोहा, ढोला और मारवणी की क्या है? प्रेम कथा है साहब। अगला सवाल देखिए। जयदेव के गीत गोविंद, जो जयदेव साहब का गीत गोविंद है, का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? जयदेव साहब की जो गीत गोविंद है टीका, इसका विशेष प्रभाव किस पर माना जाता है? विद्यापति, मीराबाई, सूरदास, छित्त स्वामी? तो उत्तर हो जाएगा ए, विद्यापति साहब पर माना जाता है। अगला सवाल है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? अपभ्रंश का जिक्र जो आता है वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचनाओं में, भरतमुनि की रचनाओं में, या फिर राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, या फिर तुलसीदास की रचनाओं में? बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर हो जाएगा सी, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को है जो मिलता है अपने को। ठीक है। अगला सवाल है आदिकाल। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? जयदेव को, विद्यापति को, जायसी को, या फिर जगनीक को? किसको कहा जाता है? विद्यापति महोदय को आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की जो एक स्वर्णिम कड़ी है जो कहा जाता है। और इनके विषय में कीर्तिलता, कीर्ति पताका और जो पदावली है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और मैथिली में रचना करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और इनकी कौन कौन सी उपाधियां हैं, कौन कौन से उपनाम है, वो आप कमेंट करके बताना। कीर्तिलता कीर्ति सिंह से संबंधित एक प्रशस्तिपरक ग्रंथ है इनका, और अवहट का है इसके अंदर देखने को मिलता है आपको।
भाषा इसकी, और पदावली जो है वो मैथिली में है ही, और कीर्तिलता की भाषा और इनकी क्या है अवहट देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।